मध्य प्रदेश की राजनीति में मालवा निमाड़ सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं, बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाला सबसे निर्णायक राजनीतिक केंद्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी इलाके से सबसे ज्यादा विधायक चुन कर आते हैं। प्रदेश की 230 में से लगभग 1/3 सीटें सीधे इसी क्षेत्र से जुड़ी हैं और लंबे समय से राजनीतिक समीकरण यही बताते हैं कि जिस दल ने मालवा में बढ़त बनाई वही मध्य प्रदेश की सत्ता में पहुंचा। यही वजह है कि बीजेपी ने 2 दशक में मालवा को अपना सबसे मजबूत किला बनाया। चाहे संगठन हो या सत्ता, इस क्षेत्र का दबदबा लगातार बढ़ता गया। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मालवा से आते हैं और मंत्रिमंडल व संगठन में भी मालवा के नेताओं का वर्चस्व साफ दिखता है। अब कांग्रेस भी इसी राजनीतिक समीकरण को पढ़ चुकी है। हाईकमान ने समझ लिया है कि अगर 2028 में वापसी करनी है तो सबसे पहले मालवा निमाड़ में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करनी होगी। इसीलिए पीसीसी चीफ से लेकर नेता प्रतिपक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष तक लगातार ऐसे चेहरे चुने जा रहे हैं जो इसी क्षेत्र से मजबूत पकड़ रखते हैं। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की अधिकतर नियुक्तियां सिर्फ मालवा क्षेत्र तक सीमित हैं। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस न सामाजिक समीकरण देख रही है न क्षेत्रीय संतुलन। कांग्रेस पार्टी कभी पिछड़े वर्गों की राजनीति का ढोल पीटती थी, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट चुकी है। सेवा दल, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस में पिछड़े वर्गों के अध्यक्षों को हटाकर दूसरे वर्गों को जिम्मेदारी देना कांग्रेस की दोहरी राजनीति को बेनकाब करता है। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति का गठन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था और अब उसी अध्यक्ष को हटाना बताता है कि कांग्रेस में संगठनात्मक स्थिरता खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। रीना बोरासी बनी नई महिला कांग्रेस अध्यक्ष। मालवा पर कांग्रेस का बढ़ा फोकस। 2028 के लिए संगठन तैयार कर रही कांग्रेस। बीजेपी का आरोप, जीतू पटवारी की मजबूरी है मालवा। सेवा दल, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस में पिछड़े वर्ग हटाए गए। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड को नहीं मिला प्रतिनिधित्व। कांग्रेस का दावा, दलित, ओबीसी, आदिवासी समीकरण साधा। कांग्रेस पार्टी कभी पिछड़े वर्गों की बात करती है। अब जिस तरह से सेवा दल, महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस तीनों जगह पिछड़े वर्गों के अध्यक्षों को हटाकर अन्य वर्गों को दे दिए गए। दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति कुछ दिन पहले गठित हुई और प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया। साथ ही नियुक्तियां केवल और केवल मालवा के इलाके में होना, बिंद, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड जैसे इलाकों में कहीं किसी तरह की कोई नियुक्ति न होना, ये प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी ना तो क्षेत्रीय समीकरणों का ध्यान रखती है, ना सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संगठन में फेरबदल पूरी तरह सामाजिक संतुलन के आधार पर किया गया है। दलित, ओबीसी और आदिवासी वर्ग को शीर्ष नेतृत्व में बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। रीना बोरासी की नियुक्ति कांग्रेस की दलित नेतृत्व सशक्तिकरण की नीति का हिस्सा है। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी और महिला कांग्रेस अध्यक्ष दलित वर्ग से हैं और यही हमारा सामाजिक न्याय मॉडल है। बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। वे सिर्फ भ्रम फैलाकर कांग्रेस के सामाजिक प्रयासों को कमजोर करना चाहते हैं। एक जमाना था भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं था, 2 सांसद नहीं होते थे, लोग पहचानने के लिए खड़े नहीं होते थे। आज सत्ता उनके पास है, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की बातें आ रही हैं। तो मालवा भी तो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं है कि मालवा के सारे लोग हैं, हर जगह के लोग हैं। कौन कहाँ पे नहीं है? ग्वालियर के लोग हमारे पास, जबलपुर के लोग हमारे पास, इंदौर के, भोपाल के, हर जगह के लोग काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति काम करेगा वो कहीं ना कहीं तो रहेगा, चाहे मालवा में रहे चाहे वो मंदाचल रहे। बहरहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े फेरबदल ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। एक तरफ कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन की नई शुरुआत बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे मजबूरी, गुटबाजी और अंदरूनी दबाव का परिणाम करार दे रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये बदलाव जमीन पर संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच भरोसा बनाने में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा करेंगे ताजपोशी से बड़ा तापमान। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज कुछ नियुक्तियां हुई और नियुक्तियां हुई तो राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गईं। सबके अपने अपने कयास लगाए जाने लग गए। अब चूंकि नियुक्तियां हुई हैं मालवांचल से, तो ये कहा जाने लगा कि मालवा का पलड़ा भारी हो रहा है कांग्रेस में। और कांग्रेस की स्थिति ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष मालवा के, नेता प्रतिपक्ष मालवा के, और अब जो नियुक्ति हुई है रीना बोरासी की, वो भी मालवा की। मतलब मालवा का दबदबा प्रदेश कांग्रेस में बढ़ रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भी मालवा का बड़ा ज़बरदस्त दबदबा है इस समय। मुख्यमंत्री तो प्योर मालवा से आते हैं, उज्जैन से। फिर बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से आते हैं। फिर चैतन्य कश्यप हो गए, फिर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, ये सब मालवा से आ रहे हैं। मतलब इसको व्यंजनों की मैं बात करूं तो इस समय राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है दाल बाटी चूरमा और पोहा जलेबी की खुशबू महक रही है। और पूरी की पूरी राजनीति एक तरह से मालवा पर आकर केंद्रित हो गई है। हालांकि राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा है और पिछड़ा वर्ग का हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, आदिवासी बेल्ट से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और अब दलित वर्ग से हमने महिला प्रदेश अध्यक्ष दे दी। और हमने, चूंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि केवल मालवा पर ध्यान रखा, कांग्रेस का ये भी कहना है कि हमने मालवा नहीं, पूरे प्रदेश में हमारे लोग हैं। अभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई यश घनघोरिया, वो महाकौशल से आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पार्टियां अपने अपने हिसाब से आगे की रणनीति तय कर रही हैं। उसमें घुटी संतुलन, सामाजिक संतुलन और भौगोलिक संतुलन बनाने की कोशिश सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में हालांकि ये है कि चूंकि चुनाव में भी कोई बहुत नज़दीक नहीं है, अभी तो 3 साल का बड़ा लंबा वक्त है, लेकिन जिस तरीके से जमावट दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर एक रोमांचक मुकाबले की स्थिति बनती है। आने वाले दिनों में तो हाल फिलहाल निकायों के चुनाव होंगे, लेकिन बड़े चुनाव तो बाद में होंगे। लेकिन फिर भी संगठनात्मक दृष्टि से, चूंकि कांग्रेस पर ये आरोप लगते हैं कि कांग्रेस का संगठन बड़ा कमज़ोर है, तो कांग्रेस ने पूरा फोकस संगठन पर किया है। और उनके आला कमान राहुल गांधी तो जो हैं संगठन सृजन के तहत पूरे प्रदेश भर में ब्लॉक लेवल तक जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि संगठन को मजबूत करने के लिए सारे दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो आज एजेंडे में चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस में नई नियुक्तियों पर बीजेपी क्यों उठा रही है सवाल। मालवा को लेकर बीजेपी कांग्रेस में क्यों बढ़ रहा टकराव। मध्य प्रदेश में क्षेत्रवाद की राजनीति कितनी जायज। कांग्रेस क्यों लगा रही बीजेपी पर भ्रम की राजनीति के आरोप। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी के प्रवक्ता मिलन भार्गव जी। मिलन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र शैली भी आज हमारे साथ स्टूडियो में। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संतोष सिंह जी गौतम हमारे साथ ऑनलाइन जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। संतोष जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत लेकिन संतोष जी आज आपसे। आप भी चूंकि मालवा से ही आते हैं, प्योर मालवा, और आज जो नियुक्तियां हुई हैं रीना बोरासी जी की, वो भी मालवा से ही है। और कांग्रेस में कहा यह जा रहा है कि अब आपके यहाँ तीनों जो बड़े नेता हैं वो मालवा के हैं। तो क्या एक तो ये वजह मालवा को ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, दूसरे क्षेत्र के लोग थोड़ा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल बेचारा अपने आप को अभागा सा महसूस कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की और भी जो अंचल हैं। तो एक तो आज जो डेवलपमेंट आपके यहाँ हुआ उसको लेकर आपके कमेंट्स, और संगठन में और नया क्या क्या आप करने जा रहे हैं उस पर भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए योगीराज जी, एक बात बिल्कुल सही है कि मालवा निर्माण का महत्व मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रारंभ से ही रहा है। और मालवा निर्माण की राजनीति को लेकर अलग
से कोई कांग्रेस ने फैसले कर दिए, ऐसा नहीं है। मालवा निमाड़ में कई बार ऐसा होता है कि जब योग्य नेता होते हैं तो उनको चयन करना पड़ता है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि इससे बाकी के जो क्षेत्र छोड़ दिए गए। हमारे जो एनएसयूआई के अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी, वो मालवा से नहीं आते हैं। हमारे जो युवक कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने यश घनघोरिया जी, वो मालवा से नहीं आते हैं। हमारे जो सेवा दल के मुख्य संगठक बने हैं अवनीश भार्गव जी, वो मालवा से नहीं आते हैं। तो केवल ये कह देना कि मालवा को महत्व दिया गया, ऐसा नहीं है। हमने निगम जो नेता प्रतिपक्ष चुने हैं विधानसभा में, उमंग सिंगार जी के साथ जो उप नेता प्रतिपक्ष है वो मालवा से नहीं आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी ये चीजें लागू होती हैं। अगर वो मालवा के को ज्यादा तवज्जो देने के इल्जाम कांग्रेस पर लगाते हैं तो हम भी ये कह सकते हैं कि क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मालवा से लेने की। कई कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर मालवा से लिए गए, निमाड़ से लिए गए, और ऐसे ऐसे मिनिस्टर्स भी शामिल हैं जिन्होंने हमारी जो राष्ट्र की जो वो थी नायिका सोफिया कुरैशी जी, उनको उल्टे सीधे शब्द बोले, लेकिन आज भी वो मंत्रिमंडल में कायम है। तो मालवा निमाड़ का जो ये प्रेम भारतीय जनता पार्टी दर्शा रही है, तो इतना प्रेम दर्शाने की भी आवश्यकता नहीं है कि गाली बकने वाले को भी संगठन में रखा जाए, हमारी वीरांगनाओं का अपमान करने वालों को भी सत्ता में रखा जाए, उनको हटा देना चाहिए तुरंत। ये तो कांग्रेस की मांग रही है। तो कांग्रेस पार्टी तो लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो सारे समीकरण भी देखेगी, सभी योग्य लोगों को देखेगी। और रीना बोरासी जो चूंकि एक दलित समुदाय से आती हैं और उनको कांग्रेस ने महत्व दिया है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि तो उनकी तो आदत रही है उनके नेताओं की आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब खिलाने की, पेशाब करने की, दलितों को मल खिलाने की। ये तो मनुवादी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों पसंद करेगी कि कोई महिला जो दलित वर्ग से आती है वो प्रदेश की महिलाओं का नेतृत्व करे? तो भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें रास नहीं आएंगी, हमें पहले से पता था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मालवा निमाड़ का महत्व अलग से ऐसी कोई बात नहीं, जो भी नेता योग्य आएंगे। संतोष जी, एक छोटा सा सवाल, महिला से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अभी 1.5 महीने पहले ही आपने उनको विभा पटेल जी की ताजपोशी की थी और अचानक हटा दिया गया। इस बात को लेकर सवाल है। देखिए योगी राज जी, ये कोई ऐसी बात नहीं, विभा पटेल जी कोई 1.5 महीने पहले नहीं बनी थी, बहुत लंबे अरसे से चली आ रही थी। फिर हो गई थी, लेकिन वो पहले भी ठीक है, संगठनात्मक कवायद के चलते अगर कर दिया गया और लगा कि रीना बोरासी जी को बनाना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई 1.5 महीने में नहीं हटा दिया गया, वो लंबे समय से थी। ठीक बात। मिलन जी, चूंकि अभी संतोष सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो पूरा हमारा मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व, उन्होंने नाम भी गिना दिए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मालवा पे फोकस कर रहे हैं, और मालवा चूंकि बड़ा गढ़ है बीजेपी का, तो मतलब सब जगह से आप हार जाएं, लेकिन मालवा में तो आपकी जबरदस्त जड़ें हैं। तो शायद हो सकता है कि आपकी जड़ों में मठा डालने के लिए नियुक्तियां हो रही हैं। देखिए योगराज जी, जिस महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर जिस गंभीरता के साथ जवाब देना चाहिए, संतोष जी ने अपने जवाबों के माध्यम से अपने आप को संतोष तो दे दिया, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का विरोध, अंतर्विरोध सड़कों पर आ गया है, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, बड़े बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं यहां तो सब बिक रहा है। डिफेंडर जैसी करोड़ों की गाड़ी लेकर इनके प्रदेश अध्यक्ष पद बेच रहे हैं, और उसका हिसाब किताब राहुल गांधी जब लेते हैं तो फटकार लगती है। एसआईआर जैसे गंभीर मसले पर कांग्रेस पार्टी कितनी पिछड़ी है सबको मालूम है। फिर संवैधानिक चर्चाओं पे आरोप लगाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से पद बेचे जाते हैं और परिवारों को तोहफे में दिया जाते, कितने नायाब उदाहरण है। यश घनघोरिया, क्या उनकी उपलब्धि है बता दीजिए? कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो संघर्ष वर्षों से कर रहा है, वो ठगा महसूस कर रहा है। वो चुनाव लड़ ले तो भी नहीं आ पा रहा है, वो ताकत दिखाकर परिश्रम कर ले तो भी नहीं आ पा रहा, लेकिन यहां तो पद बेचे जा रहा है या बांटे जा रहा है। दूसरी बात, जिस प्रकार के आपराधिक पर चर्चा करने के लिए बात की जा रही थी, वो महिलाओं के सम्मान की बात। अरे जिस कांग्रेस पार्टी की जीतू पटवारी जी की मानसिकता ये हो, जो मध्य प्रदेश की हमारी महिलाओं को शराबी कह दे, जो दलित महिलाओं में चाशनी खोज ले, उस पर आज तक माफी मांगे, ये चलन है। और कांग्रेस कार्यालय में तो क्या कहना, अपनी कार्यकर्ताओं को जूते चप्पल मारने की बात होती है, उस पर कोई माफी नहीं मांगी जाती है। जहां महिलाओं को आइटम और टंचमाल कहा जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और महिलाओं के सम्मान की बात मत करिए संतोष जी। दूसरी बात, आपका संगठन अपना सिस्टर है, आपने राजनीतिक पार्टी है, लेकिन मोनू सक्सेना तो आपके जिला अध्यक्ष भोपाल राजधानी के रहे। उनके जवाब का क्या हुआ, उनके आरोपों का बताइए। मोनू पे आपने कोई कार्रवाई की? नहीं की। उस जिम्मेदार जवाबदार कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि एक डिफेंडर कार लेके उसका अधिकार छीन लिया आपने। उस अधिकार को आज तक जवाब नहीं दे पाए जीतू पटवारी जी। बताइए कहां है उसकी चाबी? और चाबी नहीं है
तो मोनू सक्सेना जी पर कार्रवाई की नहीं की, कैसे करेंगे? क्योंकि आरोप सत्तापूर्ण है और राहुल गांधी जी की जो फटकार कल परसों में पड़ी है दिल्ली में, वो जीतू पटवारी जी को पड़ी है और हिसाब किताब पूरा पूछा है, बंटवारा होगा पूरा, कितना बेचा कितना कमाया वही खाता चेक होगा। और इनके आप पद देखिए बार बार बदलते हैं, कोई स्थायित्व नहीं है। कोई 20 साल तक सोनिया जी मन रहता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रह जाती हैं, जब मन भर जाता है तो बेटे को देती, बेटा फेल होता तो फिर खुद ले लेती हैं, फिर एक रिमोट कंट्रोल लेके खड़गे जी को खड़ा कर दे। रिमोट कंट्रोल इसलिए बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, खड़गे जी वयोवृद्ध नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल इसलिए कह रहा हूं, ना ही उनको कुर्सी मिलती है बगल में, ना ही दरवाजे के अंदर एंट्री, किस प्रकार से अपमान कर कर दरवाजे के बाहर खड़ा रखा जाता है खड़गे जी को और कुर्सी देने के लिए कोने में जगह दी जाती है। तो किस प्रकार का सम्मान, क्योंकि वो एक दलित वर्ग से आते हैं, ये सम्मान मां बेटी की ये पार्टी ना ही ये संगठन है कोई, ये घोर रूप से एक परिवार से चलने वाला राजनीतिक दल है जिसका अंत की दिशा में बढ़ चुका है। ठीक है, एक बार जरा शैलेंद्र जी को इन कर लेते हैं, फिर आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। शैलेंद्र जी, ये जो जिस तरीके की नियुक्तियां हुई हैं कांग्रेस को लेकर, एक तो इस पर आप उसको कैसे देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या है, और कुछ दो शब्द बीजेपी की नियुक्ति पर भी आप कहें तो भी चलेगा। देखिए योगेश जी, सर्वप्रथम तो ये कांग्रेस का संगठन का आंतरिक मामला है, लेकिन क्योंकि चर्चा है और चर्चा करना भी चाहिए, राजनीतिक विषय है। ये जो नियुक्तियां कल देर रात हुई हैं, जिसमें रीना बोरासी पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू जी की बेटी हैं, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। अवनीश भार्गव जी को इसमें सेवा दल का जिम्मेदारी मिली है। अवनीश भार्गव लंबे समय तक भोपाल ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और ग्रामीण कांग्रेस में उनका काफ़ी अच्छा खासा दखल है और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो सेवा दल में जो निष्ठावान कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जैसा हम देख रहे हैं लंबे समय से कांग्रेस का सेवा दल कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा था, तो मुझे लगता है अगर वो दृष्टिकोण है तो ये नियुक्ति मुझे बेहतर नज़र आती है। रही बात महिला कांग्रेस में परिवर्तन की, तो युवा नेत्री हैं रीना बोरासी, राजनीतिक परिवार से आती हैं। विभा पटेल जी को लंबे वक्त तक मौका मिला और अब उन्होंने, कांग्रेस ने इसको चेंज किया है। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता बिहार में थी, जहां पर बुरी तरह कांग्रेस का जो किला ढहा है और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से शुरुआती जो कैंपेन की थी और लग रहा था कि उनके गठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में रहेगा, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इससे ज़्यादा बुरी करारी हार जो है वो बिहार में हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को संभावना नजर आती, इसलिए वो यहाँ ताकत लगा। मैं उसमें भी आगे बात जोड़ता हूँ। आप देखिए, मोटा मोटा 30-35 साल बिहार में ज़्यादा हो गए हैं कांग्रेस को सत्ता से जाए हुए। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है और मध्य प्रदेश में अगर हम कमलनाथ जी के कार्यकाल के 15 महीने यदि हटा दें तो 2003 के बाद से अभी ये 2025 समाप्ति की ओर है। लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना रही है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कांग्रेस को बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं मिले, हालांकि विपक्ष में है, मजबूत भूमिका में है। अब जो बात आ रही है, जो आपने विषय इसमें मालवा जो जोड़ा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मालवा से आते हैं, तो विपक्ष में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी मालवा से आते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी जो हैं वो मालवा निवाड़ के ही हैं वो भी। अभी जैसे यश गंगोरिया जी की बात हुई तो उनके पिताजी भी पूर्व मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये भी ध्यान रखना होगा कि जो उनके छोटे ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको अवसर कब मिलेगा। आप प्रबंधन चुनाव कर रहे हैं यूथ कांग्रेस में, लेकिन उसमें किस लेवल का प्रबंधन हो रहा है, इसके भी बीच बीच में आरोप लगे। अभी मिलन जी ने, हमारे पुराने साथी हैं, मोनू जी का भी उदाहरण दिया। तो मोनू जी ने इतने गंभीर आरोप लगाए थे, जीतू पटवारी जी ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। मोनू जी को जो नोटिस दिया गया था उसका उन्होंने क्या जवाब दिया। तो आज चिंता की बात यह है, संतोष भाई भी बैठे हैं, वो भी इंदौर से आते हैं, बहुत प्रभावी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इससे पहले भी इंदौर से मौका मिला था, शोभा ओझा जी को अवसर दिया था कांग्रेस ने, और लगातार योगेश जी उसी क्षेत्र में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो पिट रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो नियुक्तियां करी हैं ये उनका निर्णय है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो परिवारवाद का जो आरोप वो दूसरे लोगों पर लगाते हैं उससे स्वयं को बचा के रखें। और ये जो नींव है कांग्रेस पार्टी की वो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सेवा दल से ही शुरू होती है। ठीक बात। तो इस पे और गंभीरता से काम करना चाहिए। मेरा तो ये मानना रहता है, मैं तो इन अंचलों में बैठ के कभी नहीं देखता, मैं तो ये देखता हूँ जिसका जनाधार है वो चाहे किसी भी अंचल का हो वो पूरे प्रदेश को यूनाइट कर सकता है। ऐसे लीडरशिप की आज ज़रूरत है। हर जगह का कोई आपको सब टॉप क्लास के लोग हर अंचल में मिलना है संभव नहीं है, लेकिन ऐसा एक और छोटी सी बात,
अगर पिछले 10-15 वर्षों का मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस का भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। सदन में महिला भी कांग्रेस का, उनकी कौन सी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा है? 2018 में जरूर सत्ता में आ सदन में गए, जो महिला नेत्रियों को चुन के आना चाहिए वो भी नहीं हो पाया। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रयोग यदि हो रहे हैं तो अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है संतोष सिंह जी, ये वही मॉडल तो नहीं, आप सोशल इंजीनियरिंग जो कभी दिग्विजय सिंह जी ने जिस पर बड़ा फोकस किया था, ये उसी की दिशा की तरफ बढ़ता हुआ कदम? एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा, यदि मिलन जी कह रहे हैं कि जो आरोप डिफेंडर के उस पर भी आप कुछ टिप्पणी करना चाहें तो भी करिए आप। नहीं, मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं या राजनीतिक चयन होते हैं तो बहुत से कार्यकर्ता असंतुष्ट होते हैं और भावावेश में कई बातें कहते हैं। तो ये उसी का परिणाम था जो मोनू जी की जो वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब मिलन भार्गव जी एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि 4 उंगलियां उनकी तरफ है। मैं उनसे भी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रघुनंदन शर्मा जी की बातों का आज तक कोई जवाब नहीं आया। रघुनंदन शर्मा जी ने कहा था कि पूरे प्रदेश से भाजपा के कार्यकर्ता मुझसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, दलालों का अड्डा बन गया है, हमारे एक भी काम नहीं होते हैं। विधायक लोग रोते हैं कि मंत्री हमारे काम नहीं कर रहे, पार्षद कहते हैं कि विधायक हमारे काम नहीं कर रहे, शहर अध्यक्ष हमारी सुनता नहीं है, छोटे कार्यकर्ता बहुत बेचैन है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं किम करते हुए विमूढ़ हूं, मेरे समय की भाजपा बची नहीं। ये रघुनंदन शर्मा जी के शब्द हैं। आप चाहे तो मैं उनका भेज सकता हूं, आपको वीडियो भी भेज सकता हूं। सबको पता है, पता है। योगी राज जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात को दृढ़ता से इसलिए करना चाहता हूं कि उनकी बात का मिलन भार्गव के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का अपमान करती है। महिलाओं का अपमान करने वाले विजय शाह, जिसने वीरांगना का अपमान किया, उस नेता को आज भी सत्ता में बनाए रखना यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के अपमान से कोई ऐतराज नहीं है, उनको आदिवासियों के अपमान से कोई ऐतराज नहीं है जिनके ऊपर उनके नेता पेशाब करते हैं, जिनको मल खिलाया जाता है। तो चक्कर क्या है, मिलन भार्गव जी से मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं, मेरे मित्र हैं, लेकिन इनकी जो समूची सोच है वो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है। इसलिए यश घनघोरिया का बनना, रीना बोरासी का बनना इनको कैसे हजम हो जाएगा? दोनों दलित समुदायों से आते हैं। अब वो कहेंगे यश घनघोरिया जो है विरासत से आते हैं। अरे भाई, विरासत से नहीं आते, वो यूथ कांग्रेस में लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। और अगर विरासत में आने की बातें हैं तो आपकी पार्टी में कई ऐसे उदाहरण है, आकाश विजयवर्गीय जैसे, जिनको आपकी पार्टी समय समय पर आगे लाई है, और भी तमाम लोग हैं। और मोहन यादव जी की जहां तक बात है, योगी राज जी अभी ये कह रहे थे कि रिमोट कंट्रोल से मल्लिकार्जुन खड़गे जी चलते हैं। एक मैंने कहा ना, इनका राजनीतिक लोगों का, जो भाजपा के राजनीतिक लोग हैं, दलित नेताओं को अपमान करना इनका प्रिय शगल बन चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे इनको सॉफ्ट टारगेट दिखते हैं क्योंकि वो दलित हैं। लेकिन ये वो बताना भूल जाते हैं कि आखिर जो रिमोट से चलने वाला कौन है? वो जेपी नड्डा होंगे रिमोट से चलने वाले, जिनको धक्का देकर एक तरफ कर देते हैं अमित शाह रैलियों में। हमने देखा है कई बार, और हमने देखा है कि लगातार वो अरे सुन लीजिए योगी राज जी, 2 मिनट सुन लीजिए, उनको भी लंबा सुना, एक लाइन और सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्ची से ही चुने गए ना मोहन यादव, कि उनके लिए विधायकों ने वोटिंग किया था। भजन लाल शर्मा राजस्थान में पर्ची से ही चुने गए ना, कि उनके लिए विधायकों ने वोटिंग किया था। कई योग्य नेता थे, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव जैसे, जिनको दरकिनार कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी हम पर क्या आरोप लगाएगी? ठीक है, मिलन जी से जवाब ले लेते हैं। और एक लाइन और, इससे पहले कि वो डिफेंडर की बात करें, उनसे कहना रघुनंदन शर्मा के आरोपों पर क्या जवाब है, क्योंकि रघुनंदन शर्मा के आरोप पहले लगे थे। ठीक जी मिलन जी। देखिए, ना ही भावावेश की बात है, मोनू सक्सेना ने जो आरोप लगाया है उसके लिए प्रदर्शन भोपाल में भी किया, दिल्ली तक किया, कूच की, सब जगह तक लेटर भी पहुंचा है। अब मोनू सक्सेना आपके लिए कुछ काम का नहीं हो सकता, लेकिन उस परिश्रम के, उसको जिस प्रकार से आप नकार रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है संतोष जी। और कल के दिन परिश्रम आपका भी आएगा जब उसको भी तमगा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं का कम से कम सम्मान रखिए। और दूसरी बात, जिस प्रकार की अभी दलित की बहुत बात हो रही है, अरे इस देश के राष्ट्रपति बनाने की जब बात आई, एक गरीब परिवार से आने वाली, आदिवासी वर्ग से आने वाली एक महिला को जब राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो आपने ही विरोध किया था। आप ही थे जो विरोध कर रहे थे कि आप इतने बड़े समर्थक होते, आप चाहते कि इतने बड़े पद पर, संवैधानिक पोस्ट पर वो वर्ग बैठना चाहिए, तो समर्थन करते। नहीं किया आपने, विरोध में चुनाव लड़ा, तो ये आपकी विरोधी सोच बताता है। दूसरी बात, भावावेश की बात नहीं है, यहां भाव लग रहे हैं। और जीतू पटवारी जी बोलिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब दें, कहां है डिफेंडर की चाबी? भैया बिल पत्रक सब है मोनू सक्सेना जी के पास, और खुले मन से उसने आरोप लगाए, खुले मन से आरोप लगाए। और रही बात रघुनंदन जी की, रघुनंदन जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, आपके फर्जी वीडियो बनाए जाते हैं, फर्जी वायरल किए जाते हैं। और दूसरी बात, गलत दिशा में चले जाएंगे अपन बस।
चूंकि समय खत्म हो रहा है, शर्मा जी का लेकिन जवाब दीजिए आप। भाई संतोष जी समय अरे रघुनंदन शर्मा जी का जवाब दीजिए आप संतोष तो। जी, तो क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं को शराबी कह देंगे जीतू पटवारी? दलित अरे महिलाओं को रघुनंदन चाशनी शर्मा खोज जी में का आएगा विजय जीतू शाह के पटवारी? ऊपर बोलिए। ठीक, इसकी ठीक। सुपारी विजय तो शाह नहीं को है। चलिए, बताएंगे, आतंकवादियों को बहन बताएंगे महिलाओं को। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं जरा थोड़ी तो शर्म रखिए भाई, शैलेंद्र जी का। माफी अरे मांगिए। विजय शाह के आरोपों का जवाब दीजिए, आप माफी विजय शाह जी मांगिए इस उसका प्रदेश जवाब से। दे चुके हैं, माफी मांग चुके हैं, आदिवासियों सब के कर चेहरों चुके पर पेशाब हैं। करने क्या के लिए जीतू माफी पटवारी मांगे जी ने भारतीय माफी जनता मांगी? पार्टी। ठीक है, जीतू ठीक। पटवारी जी ने अरे माफी मांगी? मांगे अरे भारतीय जनता डिफेंडर की पार्टी। चाबी रखकर अरे बैठ चलिए, गए। अपन डिफेंडर 4 करोड़ों की लेकर जिला अध्यक्ष ठीक बनाने है, वाले ठीक है, कांग्रेस ठीक। पार्टी का बस, नेतृत्व बस। कैसा होगा? भाव ठीक है। लगा रहे हैं, भाव की डिफेंड- बात ही मत करिए आप। ठीक है, डिफेंडर को अपन कोई डिफेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक लास्ट कमेंट जरा शैली जी नहीं, आपका। रघुनंदन शर्मा जी को भी डिफेंड नहीं कर सकते। अरे वो अपन आनंद- रघुनंदन शर्मा जी को भी डिफेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, बताएं, एक जरा- रघुनंदन शर्मा जी ने आरोप लगा, उसका क्या जवाब है? एक लास्ट कमेंट कौन है शैली वो जी। जो वल्लभ भवन में बैठे हैं? जी कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उनके संगठन में जो नियुक्तियों का अधिकार होता है वो उनका इंटरनल इशू है, लेकिन क्योंकि अपन इसको संभाग वाइज भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ग्वालियर चंबल में और मजबूत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। हेमंत कटारे जी मुझे काफी दिनों से एक्टिव नहीं नजर आए, कोई व्यक्तिगत कारण भी अब हो वो सकता विधानसभा है। के हैं तो भाई एक्टिव पूर्व रहते हैं। में हमने देखा जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह जी थे, वो चुनाव हार गए हैं, ठीक है। और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी बिल्कुल। हैं। लेकिन मुझे नहीं, ऐसा जब से लगता वो है कि कांग्रेस गई पूरे बीजेपी में, तब से चंबल खाली हो गया इनके लिए। महाकौशल खैर, में भी हमने देखा कि जो लोग नहीं, चुनाव हार महाकौशल गए- में तो कमलनाथ जी बैठे हुए हैं, वहां पूरा वहां कोई हाथ ही नहीं मार कमलनाथ सकता। जी तो बोल चुके हैं कि ठीक। मेरी यहाँ जरूरत ही नहीं है अभी। ठीक है, बस लेकिन एक बात ये जरूर है कि आपके तीनों के पास अपने अपने लॉजिक थे, बड़े तर्क थे, और आपने अच्छी शालीनता से अपने तर्क रखे। वक्त अब इतना ही था, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।